लगभग एक सदी के बेहतर हिस्से के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली एक ही निर्विवाद धारणा पर चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित परिसंपत्ति है। यह वह अतिशय विशेषाधिकार था जिसने अमेरिका को बिना किसी परिणाम के पैसा छापने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि उसके कर्ज के लिए हमेशा एक खरीदार रहेगा। बीजिंग से लेकर ब्रासीलिया तक के केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को अनमोल कलाकृतियों की तरह जमा किया, यह विश्वास करते हुए कि संकट में डॉलर ही एकमात्र सच्चा शरणस्थल है। लेकिन 2022 में वह धारणा चकनाचूर हो गई और उसके बाद के झटके अब अमेरिकी वित्तीय साम्राज्य को ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। हम ऐतिहासिक अनुपात की एक भूराजनीतिक तलाक देख रहे हैं। ब्रिक्स ब्लॉक के देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिनमें अभी ईरान और यूएई जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक शामिल हैं, पश्चिमी वित्तीय ग्रिड से स्वयं को व्यवस्थित रूप से काट रहे हैं। वे अमेरिकी सरकारी कर्ज को रिकॉर्ड गति से बेच रहे हैं और उसे उस एकमात्र परिसंपत्ति से बदल रहे हैं जिसमें काउंटर पार्टी जोखिम नहीं है, सोना। यह समझने के लिए कि यह क्यों हो रहा है, आपको उस क्षण को देखना होगा जब डॉलर के शस्त्रीकरण को आधिकारिक नीति बना दिया गया। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी किसी जीबीसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ नहीं उठाया गया था। उन्होंने सिर्फ व्यापार पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया, उन्होंने रूस के 300 अरब से अधिक संप्रभु केंद्रीय बैंक भंडारों को जमा कर दिया। रातों रात न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसेल्स में खातों में रखा रूसी लोगों से संबंधित पैसा प्रभावी रूप से जब्त कर लिया गया। वॉशिंगटन के लिए यह एक शॉक एंड ऑव रणनीति थी जिसे रूसी युद्ध मशीन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बीजिंग, रियाद और नई दिल्ली जैसी राजधानियों में इसे एक डरावनी चेतावनी के रूप में लिया गया। संदेश स्पष्ट था, आपके डॉलर भंडार आपके नहीं हैं, वे सिर्फ अमेरिकी ट्रेजरी से एक अनुमति पर्ची हैं और वह अनुमति तब रद्द की जा सकती है जब आप अमेरिकी विदेश नीति से असहमत हों। अगर अमेरिका रूस जैसे परमाणु संपन्न देश की बचत भी जब्त कर सकता है तो एक छोटे राष्ट्र के लिए क्या संभावना होगी। जोखिम मुक्त परिसंपत्ति अचानक उच्च जोखिम वाली परिसंपत्ति बन गई थी। प्रतिक्रिया तत्काल और समन्वित थी। चीन, अमेरिकी कर्ज का सबसे बड़ा विदेशी धारक, एक फायर सेल शुरू कर दिया। सालों तक चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी में $1 ट्रिलियन से अधिक डॉलर थे। आज यह संख्या 2009 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर गिर गई है, जिससे अमेरिकी कर्ज के बाजार में एक बड़ा छेद पैदा हो गया है। लेकिन चीन सिर्फ बेच ही नहीं रहा है, वह नया कर्ज खरीदने से इनकार कर रहा है। यह ठीक उस समय हो रहा है जब अमेरिकी सरकार अपने घाटे को फंड करने के लिए ट्रिलियनों के नए बॉन्ड जारी कर रही है। जब सबसे बड़ा खरीदार नीलामी छोड़ देता है तो विक्रेता की समस्या होती है। लेकिन अगर वे डॉलर नहीं रख रहे हैं तो वे क्या रख रहे हैं? इसका जवाब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और सेंट्रल बैंक ऑफ रूस के तहखानों में दफन है। 2024 और 2025 में इतिहास में सबसे आक्रामक केंद्रीय बैंक सोना खरीदारी की होड़ देखी गई है। चीन ने आधिकारिक तौर पर लगातार 18 महीनों तक अपने सोना भंडार में वृद्धि की, हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। बाजार में दहशत फैलने से बचाने के लिए छुपाई गई, वे स्विट्जरलैंड और लंदन से भौतिक सोने की सिल्लियां ट्रकों से ले जा रहे हैं और उन्हें शंघाई के तहखानों में पहुंचा रहे हैं। यह सोने की ओर रुख पारंपरिक निवेश रणनीति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है। स्विफ्ट द्वारा नियंत्रित एक डिजिटल वित्तीय दुनिया में जो वैश्विक बैंकिंग का आधार है, अमेरिका के पास एक स्विच फ्लिप करके किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद करने की शक्ति है। सोना एकमात्र एनालॉग ऑफ स्विच है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, इसे प्रतिबंध डिक्री द्वारा जमा नहीं किया जा सकता, इसे फेडरल रिजर्व चेयरमैन द्वारा ट्रिलियनों नए डॉलर छापकर अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। यह संप्रभु है। सोना जमा करके ब्रिक्स देश एक वित्तीय किट स्विच बना रहे हैं, एक युद्ध कोष जो उन्हें भूराजनीतिक शीत युद्ध के गर्म होने पर डॉलर प्रणाली के बाहर व्यापार करने की अनुमति देता है। यह प्रवृत्ति ब्रिक्स गठबंधन की आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण तेज हो रही है। ये देश अब 1990 के दशक के उभरते बाजार नहीं रहे। सामूहिक रूप से विस्तारित ब्रिक्स ब्लॉक अब दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। उनके पास तेल है, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, रूस। उनके पास विनिर्माण है, चीन। उनके पास कृषि है, ब्राजील, रूस। उनके पास तकनीकी कार्यबल है, भारत। दशकों से अगर ब्राजील चीन को सोयाबीन बेचना चाहता था तो लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता था।
ब्राजील रियल को डॉलर में बदलता था। चीन डॉलर में भुगतान करता था। ब्राजील डॉलर को वापस रियल में बदलता था। अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली ने हर कदम पर कटौती ली और अमेरिकी सरकार को दोनों देशों पर लेवरेज मिला। आज उस व्यापार का तेजी से निपटान युआन या राष्ट्रीय मुद्राओं में किया जा रहा है। पेट्रोडॉलर, वह समझौता जिसमें तेल का व्यापार डॉलर में होना चाहिए, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सऊदी अरब खुले तौर पर तेल का व्यापार युआन में करने पर चर्चा कर रहा है। भारत रूसी तेल रुपये और दिरहम में खरीद रहा है। यह हमें अंतिम लक्ष्य यूनिट तक ले आता है, जबकि अभी भी विकास के चरण में। ब्रिक्स नेता एक सामान्य व्यापार मुद्रा या सोने और वस्तुओं की टोकरी द्वारा समर्थित एक डिजिटल निपटान तंत्र पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यूरो के विपरीत, जो एक फिएट मुद्रा है जो सिर्फ वादों पर आधारित है, प्रस्तावित यह प्रणाली वास्तविक दुनिया की परिसंपत्तियों से जुड़ी होगी। सिद्धांत यह है कि सोने और तेल द्वारा समर्थित मुद्रा 35 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज और एक सैन्यकृत विदेश नीति द्वारा समर्थित मुद्रा की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर होती है। एक औसत अमेरिकी के लिए इसके गहरे प्रभाव हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन स्तर डॉलर के रिजर्व दर्जे से कृत्रिम रूप से बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता है, इस मुद्रा की अतृप्त मांग है। यह अमेरिकी सरकार को सस्ते में उधार लेने की अनुमति देता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को आयातित सामान कुछ पैसों में खरीदने की अनुमति देता है। अगर वह मांग समाप्त हो जाती है, अगर ब्रिक्स देश एक बंद लूप प्रणाली बनाने में सफल हो जाते हैं जहां वे डॉलर को छुए बिना आपस में संसाधनों का व्यापार करते हैं, तो डॉलर की बाढ़ वापस घर आ जाएगी। यह आर्थिक रूप से एक बांध के टूटने के बराबर है। वर्तमान में विदेशों में घूम रहे ट्रिलियनों डॉलर अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था में बाढ़ ला देंगे, जिससे आयातित महंगाई की एक लहर आएगी जो कोविड के बाद की कीमतों की वृद्धि को हल्का बना देगी। उधार लेने की लागत आसमान छू जाएगी, क्योंकि चीन द्वारा ट्रेजरी न खरीदे जाने पर अमेरिका को उधारदाताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक ब्याज दरें चुकानी होंगी। ब्रिक्स की रणनीति डॉलर को रातों रात नष्ट करने की नहीं है। इससे उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास अभी भी महत्वपूर्ण डॉलर परिसंपत्तियां हैं। उनकी रणनीति है जानवर को धीरे धीरे खून बहाने की। वे एक समानांतर वित्तीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, ईंट दर ईंट, सोने की सिल्ली दर सिल्ली, जब तक कि वे एक टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जहां डॉलर कई मुद्राओं में से सिर्फ एक होगी, न कि वह सूर्य जिसके चारों ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। डॉलर के राज का युग धमाके से नहीं, बल्कि बीजिंग के एक तहखाने में सोने की सिल्लियों के ढेर लगने की शांत आवाज के साथ समाप्त हो रहा है। यह समझने के लिए कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कैसे ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं, आपको भाषणों से आगे देखकर पाइपलाइन को देखना होगा। वैश्विक वित्तीय प्रणाली मूल रूप से पाइपों की एक श्रृंखला है जो पैसा एक देश से दूसरे देश ले जाती है। 50 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका इन पाइपों का मालिक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पाइप है स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तकनीकी रूप से स्विफ्ट सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम है। यह पैसा नहीं हिलाता, यह पैसा हिलाने के निर्देश भेजता है। लेकिन क्योंकि दुनिया का लगभग हर प्रमुख बैंक इसका उपयोग करता है और क्योंकि वैश्विक व्यापार के लगभग 90% में अमेरिकी डॉलर शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक ईश्वरीय दृष्टि है। वे हर लेनदेन देख सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात, वे हर लेनदेन को रोक सकते हैं। जब अमेरिका ईरान या रूस जैसे देश पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो वे बस उन्हें स्विफ्ट से काट देते हैं। यह किसी देश की ऑक्सीजन काटने के वित्तीय समतुल्य है। लेकिन ब्रिक्स देश अब पुरानी पाइपलाइनों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे नए बिछा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे खतरनाक खतरा एक परियोजना है जिसके बारे में अधिकांश अमेरिकियों ने कभी नहीं सुना है। प्रोजेक्ट एम्ब्रिज चीन, थाईलैंड, यूएई और हांगकांग के केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू किया गया और हाल ही में जून 2024 में सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ। एम्ब्रिज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केंद्रीय बैंकों को सीधे एक दूसरे को पैसा भेजने की अनुमति देता है। वर्तमान प्रणाली में अगर थाईलैंड यूएई से तेल खरीदना चाहता है तो उन्हें आमतौर पर थाई बात को अमेरिकी डॉलर में बदलना होता है। डॉलर को न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी को रेस्पोंडेंट बैंक के माध्यम से भेजना होता है और फिर उन्हें यूएई दिरहम में बदलना होता है। अमेरिका व्यापार देखता है, उसे रेगुलेट करता है और उस पर शुल्क लेता है। एम्ब्रिज के साथ थाई केंद्रीय बैंक बस सीधे यूएई केंद्रीय बैंक को डिजिटल टोकन भेजता है।
न तो अमेरिकी डॉलर, न अमेरिकी बैंक, न अमेरिकी निगरानी। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक वित्तीय स्टेल्थ बॉम्बर है। यह वैश्विक व्यापार का एक डार्क पूल बनाता है जिसे वॉशिंगटन नहीं देख सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता और नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन नई पाइपलाइन बेकार है अगर आपके पास उसमें डालने के लिए कुछ नहीं है। यह हमें रणनीति के दूसरे स्तंभ, ऊर्जा तक ले आता है। अमेरिकी डॉलर की महाशक्ति की स्थिति 1974 में किए गए एक हाथ मिलाने वाले समझौते पर टिकी हुई है। एक तेल संकट के बीच हेनरी किसिंजर ने हाउस ऑफ सऊद के साथ एक सौदा किया। अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा और हथियार प्रदान करेगा। बदले में सऊदियों ने हर एक बैरल तेल को अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित करने पर सहमति जताई। यह पेट्रोडॉलर का जन्म था। इसने पृथ्वी के हर देश को डॉलर रखने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वे ऊर्जा खरीद सकें। इसने अमेरिकी मुद्रा की एक कृत्रिम स्थायी मांग पैदा की। वह सौदा प्रभावी रूप से जून 2024 में समाप्त हो गया। सऊदी अरब, जो अब ब्रिक्स गठबंधन का पूर्ण सदस्य है, ने एक ऐतिहासिक मोड़ का संकेत दिया है। वे अब विशेष रूप से डॉलर से बंधे नहीं हैं। उन्होंने तेल निर्यात के लिए चीनी युआन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक पेच है, सऊदी वास्तव में अरबों युआन रखना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि चीन भी अमेरिका जितनी तेजी से पैसा छापता है, इसलिए चीन ने उन्हें एक समाधान दिया, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज। तंत्र सरल है, गैस के बदले सोना। सऊदी अरब चीन को तेल बेचता है, चीन युआन में भुगतान करता है। सऊदी अरब तुरंत उस युआन को शंघाई एक्सचेंज पर ले जाता है और उसे भौतिक सोने की सिल्लियों में बदल देता है। यह ऊर्जा उत्पादकों को डॉलर को पूरी तरह से बाईपास करने और अपनी संपत्ति को एक कठोर परिसंपत्ति में संग्रहीत करने की अनुमति देता है, जबकि चीन को अपनी छपी हुई मुद्रा से ऊर्जा खरीदने की अनुमति देता है। यह हमें पहेली के अंतिम टुकड़े, यूनिट तक ले आता है। ब्रिक्स देश जानते हैं कि वे एक दूसरे की मुद्राओं पर भरोसा नहीं कर सकते। ब्राजीलियाई रियल अस्थिर है, रूसी रूबल पर प्रतिबंध है, चीनी युआन पूंजी नियंत्रित है। उन्हें एक तटस्थ रिजर्व परिसंपत्ति की आवश्यकता है। 2025 के अंत में एक नई व्यापार निपटान मुद्रा के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू हुए, जिसे अस्थायी रूप से यूनिट नाम दिया गया। यूरो या डॉलर के विपरीत, जो किसी चीज द्वारा समर्थित नहीं है, यूनिट को वस्तुओं की एक टोकरी द्वारा समर्थित होने का प्रस्ताव है। 40% सोना और 60% स्थानीय मुद्राएं। लक्ष्य एक ऐसी मुद्रा बनाना है जो अपना मूल्य सामान, ऊर्जा, धातुओं, भोजन से प्राप्त करती है, न कि किसी सरकार की साख से। यह पश्चिमी कर्जाधारित मॉडल के लिए एक सीधी दार्शनिक चुनौती है। पश्चिम सेवाएं उत्पन्न करता है, वित्त, प्रौद्योगिकी, परामर्श। ब्रिक्स वास्तविक परिसंपत्तियां पैदा करते हैं, तेल, गेहूं, सोना। वे यह दांव लगा रहे हैं कि एक अराजक दुनिया में जो संसाधनों का मालिक है वही नियम बनाता है, यह साबित करने के लिए कि वे गंभीर हैं। ये देश कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चार्ल्स डी गॉल के युग के बाद से नहीं देखा गया। प्रत्यावर्तन। वे अपना सोना घर ले जा रहे हैं। दशकों से कई विकासशील देशों ने अपने सोने के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड या न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के तहखानों में रखा। लेकिन रूस की परिसंपत्तियों को जमा होते देखने के बाद विश्वास समाप्त हो गया है। 2024 में भारत, नाइजीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने चुपचाप तनो भौतिक सोने की सिल्लियां लंदन और न्यूयॉर्क से निकालकर मुंबई, अबुजा और रियाद के तहखानों में वापस ले जाना शुरू कर दिया। वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां कब्जा ही कानून का 90% है। वे एक किलेनुमा अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से अलग थलग है, सोने से सुसज्जित है और अपनी ऊर्जा से संचालित है। अंतिम खंड में हम ट्रिलियन डॉलर का सवाल पूछेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या होगा जब दुनिया उसका कर्ज खरीदना बंद कर देगी? हम ट्रिफिन डिलेमा के घर वापस आने पर गौर करेंगे। जब डॉलर की मांग ढह जाती है तो उन डॉलरों को कहीं तो जाना होता है। वे सुनामी की तरह अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था में वापस आ जाएंगे। हम एक हाइपर इन्फ्लेशनरी मंदी की संभावना का विश्लेषण करेंगे और क्यों अमेरिकी सरकार को अंततः अकल्पनीय कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विश्वास बहाल करने के लिए अपना नया सोना आधारित डॉलर जारी करना। हमने क्या, डॉलर के शस्त्रीकरण और कैसे ब्रिक्स के सोने की रणनीति की खोज की है। अब हमें डरावने फिर क्या का सामना करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या होगा जब संगीत बंद हो जाएगा? 80 वर्षों से अमेरिका ने अपनी महंगाई को बाकी दुनिया में निर्यात किया है। हम डॉलर छापते हैं, सस्ता सामान खरीदने के लिए उन्हें विदेश भेजते हैं
और वे डॉलर विदेशी केंद्रीय बैंकों के तहखानों में विदेशों में रहते हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक जादू का करिश्मा है। लेकिन अगर ब्रिक्स देश एक बंद लूप प्रणाली बनाने में सफल हो जाते हैं जहां उन्हें व्यापार के लिए ग्रीनबैक की आवश्यकता नहीं है, तो प्रवाह उलट जाता है। यह हमें ट्रिफिन डिलेमा के घर वापस आने तक ले आता है। जब डॉलर की मांग ढह जाती है तो उन ट्रिलियनों अवांछित डॉलरों को कहीं तो जाना होता है। वे सुनामी की तरह अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था में वापस बाढ़ लाएंगे। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां चीन, सऊदी अरब और ब्राज़ील अपनी नई यूनिट मुद्रा को फंड करने के लिए अपनी डॉलर होल्डिंग्स का सिर्फ 20% ही बेचने का फैसला करते हैं। यह ट्रिलियनों डॉलर हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सामानों की एक निश्चित मात्रा का पीछा कर रहे हैं। परिणाम आयातित हाइपर इन्फ्लेशन होगा। हम 8% या 9% महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां आयातित सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, कार पार्ट्स की कीमत रातों रात दोगुनी या तिगुनी हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन स्तर, जिसे दशकों से बाकी दुनिया द्वारा सब्सिडी दी गई है, अपने वास्तविक उत्पादक उत्पादन से मेल खाने के लिए गिर जाएगा। अतिशय विशेषाधिकार अतिशय बोझ बन जाएगा। उधारदाताओं को आकर्षित करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी को ब्याज दरें 15% या 20% तक बढ़ानी होंगी। यह तुरंत अमेरिकी सरकार को दिवालिया कर देगा, जो पहले से ही ब्याज में $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष का भुगतान कर रही है। फेडरल रिजर्व को अंतर को छापने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे छपाई और महंगाई का एक फीडबैक लूप बन जाएगा जो मध्यम वर्ग को नष्ट कर देगा। परमाणु विकल्प, एक नया डॉलर। तो यह कैसे समाप्त होता है? इतिहास हमें बताता है कि जब एक फिएट मुद्रा दुनिया का विश्वास खो देती है तो इसे बहाल करने का केवल एक ही तरीका है। आपको इसे किसी वास्तविक चीज से जुड़ना होगा। वॉशिंगटन और वॉल स्ट्रीट में शांत फुसफुसाहट है कि अमेरिका इसी बुरे सपने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार कर रहा है। इसमें वह एक परिसंपत्ति शामिल है जो अमेरिका के पास अभी भी किसी और से अधिक है। सोना। आधिकारिक तौर पर अमेरिका के पास 800 टन से अधिक सोना है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। एक संकट में जहां डॉलर में हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, राष्ट्रपति एक मौद्रिक रीसेट की घोषणा कर सकते हैं। वे सोने का मूल्य $2,500 प्रति औंस से बढ़ाकर कहीं $50,000 प्रति औंस कर सकते हैं। रातों रात अमेरिकी सोने के भंडार का मूल्य आसमान छू जाएगा, जिससे ट्रेजरी की बैलेंस शीट पर एक विशाल परिसंपत्ति बन जाएगी जिसका उपयोग एक नए डॉलर को समर्थन देने के लिए किया जा सकता है। इससे वैश्विक विश्वास तुरंत बहाल हो जाएगा। दुनिया को फिर से डॉलर पर विश्वास होगा क्योंकि यह सोने के समान अच्छा होगा। लेकिन एक पेंच है, एक डरावना पेंच। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास वास्तव में अब सोना नहीं है। अमेरिकी सोना भंडार की पूरी तरह से स्वतंत्र ऑडिट 1950 के दशक के बाद से नहीं हुई है। अफवाहें हैं कि कीमत दबाने के लिए सोने को लीज पर दिया गया है, अदला बदली की गई है या गिरवी रखा गया है। अगर अमेरिका सोना रीसेट का प्रयास करता है और फोर्ट नॉक्स के तहखाने खाली पाए जाते हैं या धातु के बजाय IOU से भरे पाए जाते हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपना महाशक्ति दर्जा रातों रात खो देगा और हम एक अराजक बहुध्रुवीय दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां क्षेत्रीय युद्धाधिपति वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। यह हमें सबसे खतरनाक एहसास तक ले आता है। अगर अमेरिकी सरकार प्रणाली को बचाने के लिए सोने को पुनः मुद्रीकृत करने का फैसला करती है, तो उन्हें हर औंस सोने की आवश्यकता होगी। वे सिर्फ फोर्ट नॉक्स में सोना नहीं चाहेंगे, वे आपके तिजोरी में सोना चाहेंगे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। 1933 में एक समान अपस्फीतिकारी संकट का सामना करते हुए सरकार ने अच्छे से नहीं पूछा। उन्होंने प्रतिस्पर्धा को अपराधी बना दिया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 पर हस्ताक्षर की। उन्होंने हर अमेरिकी नागरिक को अपने सोने के सिक्के, सोने की डली और प्रमाण पत्र फेडरल रिजर्व को सौंपने का आदेश दिया। फैसला। ब्रिक्स देश सोने पर दांव लगा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डॉलर के लिए गणित काम नहीं करता। वे जलते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे हैं जबकि निकास द्वार अभी भी खुले हैं। आपके पास एक विकल्प है। आप भरोसा कर सकते हैं कि राजनेता $35 ट्रिलियन के कर्ज की समस्या को ठीक करेंगे, जो वे नहीं करेंगे। या आप अपना खुद का केंद्रीय बैंक बन सकते हैं। कार्य करने की खिड़की बंद हो रही है। महान धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप दान देने वाले होंगे या प्राप्त करने वाले। हमने अभी एक नए गोल्ड स्टैंडर्ड की संभावना के बारे में बात की है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि पिछली बार जब अमेरिका ने सोने की ओर रुख किया
तो उन्होंने इसे खुले बाजार में खरीद कर नहीं किया, उन्होंने इसे अपने ही लोगों से चुरा लिया। 1933 की सोना जब्ती की कहानी अमेरिकी आर्थिक इतिहास का सबसे सेंसर किया गया अध्याय है। इसमें गुप्त मुकदमे, नागरिकों को फंसाने के लिए एफबीआई द्वारा इस्तेमाल की गई डिकॉय और एक सुप्रीम कोर्ट का मामला शामिल है जिसने प्रभावी रूप से फैसला सुनाया कि आपकी संपत्ति वास्तव में आपकी नहीं है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।